Hello friend, welcome to Teacher Dream 360 में. First of all, very good afternoon, my sisters, my brothers and all my dear friends. So friend, मैं आज फिर से आपके साथ एक बार उपस्थित हुआ हूँ सीटेट की सीडीपी की इस सीरीज में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में जो प्रीवियस ईयर बार बार पूछे जा चुके हैं. तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और थम्स अप का बटन जरूर दबाना और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना ताकि हमारी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की ओर. पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? क्रिया प्रसूत. क्या कहते हैं हमारा पहला क्वेश्चन? क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष डैश द्वारा तैयार किया गया था. क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर वॉज डिवाइस्ड बाय, किसके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष तैयार किया गया था? तो वाटसन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या स्किनर के द्वारा, या बंडूरा के द्वारा. तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन के सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है. इस पिक्चर के अंदर आपको स्किनर साहब की फोटो दिखाई दे रही है, जो मैंने अभी ये रही, और इसके सामने इन दोनों, और इनके सामने ये दिखाई दे रहा है पिक्चर कबूतर की, और ये पिक्चर दिखाई दे रही है चूहे की. तो इन्होंने किसका अनुबंधन किया था? इन्होंने कबूतर का सिद्धांत और चूहे का, क्या कबूतर और चूहे का प्रशिक्षण किया था. क्या? तो फिर इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्किनर. क्या होगा? स्किनर. तो फ्रेंड, स्किनर ने इस प्रयोग से यह सिद्धांत दिया कि प्राणी द्वारा भविष्य में व्यवहार को दोहराया जाने हेतु सक्रिय प्रारंभ में किए गए व्यवहार का परिणाम से अनुकूलित व्यवहार को अनुकूलित किया प्रस्तुत तथा अधिगम की इस प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है. तो फ्रेंड, मैं समझाता हूँ. जो स्किनर साहब ने ये जो दो एग्जाम्पल करके दिखाए हैं, कौन से? ये चूहे का और कबूतर का. इस चूहे और कबूतर के सामने इनको एक बक्से में पैक कर दिया और एक बटन दबा दिया, जिससे, और उस बक्से के सामने थोड़ी दूर उनका कबूतर के आगे दाना रख दिया और चूहे के आगे उसका गोश्त रख दिया. किसी का भी जो चूहे को पसंद होता है, कोई दाना रख दिया, खाने की चीज़ रख दी, और उनको एक बक्से में पैक कर दिया और उनको लालच दे दिया, लालसा दे दी कि इसमें से निकलो तो खा लोगे, मगर वो इसमें से नहीं निकल सकते जब तक वो कुछ क्रिया नहीं कर सकते. तो फ्रेंड, कबूतर ने देखा कि एक बार बटन दबाया तो ऊपर निकला हल्का सा. उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे बटन दबाता रहूँगा तो इससे बाहर निकलकर इस दाने को या इस खाने को मैं ले लूँगा. उसको लालच आ गया था. तो इसका मतलब स्किनर इससे समझा रहा है कि जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए करके सीखना. इसलिए चूहे ने बटन दबाया, पिलर दबाया, और वो बाहर निकला और अपने खाने को खा लिया. इसी तरह ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर सी, स्किनर. सेकंड क्वेश्चन, शब्द से कार्य परीक्षण एसोसिएशन टेस्ट पहली बार इस्तेमाल किया गया था. वर्ड एसोसिएट टेस्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय अल्बर्ट बंडूरा ने किया, फ्रांसिस गेल्टन ने किया, E.L. थॉर्नडाइक ने किया, या मैकडोगल ने किया. तो फ्रेंड, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, ये पिक्चर किसकी नज़र आ रही है? ये पिक्चर जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ये पिक्चर किसकी नज़र आ रही है? इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है. ये पिक्चर किसकी नज़र आ रही है? फ्रेंड, अगर मैं बता दूंगा तो आपका फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है, या इस पिक्चर को देख के आप बता दोगे इस पिक्चर को आप पहचानते हो या नहीं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या है, और इन पिक्चर में दिखाई जो दे रहा है इंसान, इसका नाम क्या है? जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वास्तव में यही इसका आंसर है. क्या A, B, C, D इनमें से एक है? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ. क्वेश्चन 3, बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? हु हैज प्रोपाउंडेड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? वेल नॉन, थॉर्नडाइक, स्किनर, या केटेल? तो फ्रेंड, बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल को जो प्रतिपादित किया था वो केटेल ने किया था. किसने किया था? केटेल ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेल डैश से संबंधित है. गोलमेल इज एसोसिएटेड विद डैश. क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता,
सामान्य बुद्धिमत्ता या सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो फ्रेंड, गोलमेल जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है भावनात्मक बुद्धिमत्ता से। किससे? भावनात्मक बुद्धिमत्ता से, जिसको इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इमोशनल, जब हम इमोशनल हो जाते हैं अपने सोच विचार को किसी भी चीज़ पर हम थोड़ी चीज़ पर हम इमोशनल हो जाते हैं, यानी शांति से बैठ जाते हैं, ये इमोशनल हो गए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमेल से संबंधित है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं जूम करके। भावनात्मक रूप, क्या भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लक्षण है। पहला लक्षण है अपनी सोच एवं भावनाओं का सही आकलन करता है। क्या भावनात्मक रूप अपनी सोच को, अपनी भावनाओं का सही आकलन मतलब सही जांच करता है। दूसरों के शारीरिक प्रक्रिया, आवाज और मौखिक भागिमा को देखकर विभिन्न प्रकार की भावनाओं को समझ जाता है। यानी दूसरों के शारीरिक प्रक्रिया को देखकर, दूसरों की आवाज़ों को सुनकर, दूसरों के मौखिक कार्यों को देखकर सुनकर, दूसरों की भागिमा को देखकर विभिन्न प्रकार की भावनाओं, विभिन्न प्रकार के इमोशनल आपको समझ आ जाते हैं। थर्ड, अपनी भावनाओं को अपने विचारों से, क्या अपने इमोशनल से अपनी भावनाओं को अपने विचारों से जोड़ता है, ताकि किसी समस्या का समाधान करते समय या कोई निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं का भी ख्याल रख सके। यानी अपनी भावनाओं को अपने विचारों से जोड़ना है, क्योंकि जब हम किसी समस्या समाधान करते हैं या किसी का निर्णय या जब हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेते हैं तो अपनी भावनाओं का भी हम ख्याल रखते हैं। चौथा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रूप से व्यक्त करना सीखे। यानी अपने सोच विचार को, अपने इमोशनल को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए। क्या? कंट्रोल करना सीखिए। तो इसका जो उत्तर होगा, उत्तर ए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता गोलमेल से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, क्या कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी डिस्करेज, प्रेरित करना चाहिए, शुड बी एनकरेज्ड, रोक देना चाहिए, शुड बी स्टॉप्ड, अनुमति नहीं देना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। रोक देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए प्रश्न के लिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा, क्या समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा डैश द्वारा शुरू की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, प्लेटो। तो फ्रेंड, समीपस्थ विकास क्षेत्र की जो अवधारणा द्वारा शुरू की गई थी वो वाइगोत्स्की, किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा शुरू की गई थी। फ्रेंड, वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 3 तरह का सिद्धांत दिया, इन्होंने 3 सेंटेंस दिए। जहां भी वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो बेधड़क से आंसर लगा दो ना। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? सामाजिक भाषा, क्या सामाजिक भाषा और संस्कृति, सामाजिक भाषा संस्कृति, ट्रिपल एस, सामाजिक भाषा संस्कृति। जहां भी 3 की बात आ जाए और वाइगोत्स्की हो ऑप्शन में तो बेधड़क से वाइगोत्स्की लगा देना, क्योंकि वाइगोत्स्की ने इन 3 को ही बढ़ावा दिया है, सामाजिक, संस्कृति और भाषा, कि बालक का विकास भाषा के द्वारा होता है, अंतःक्रिया के द्वारा होता है, सामाजिक विचार के द्वारा होता है। यानी समाज में अंतःक्रिया करेगा बालक तो उसका जो विकास होगा बहुत अच्छी तरीके से होगा। इसका कहना है किसका? वाइगोत्स्की का। बच्चा, क्या देखो वाइगोत्स्की क्या कह रहा है डायग्राम में देखो, बच्चा बिना मदद के कर सकता है, संभावित का क्षेत्र बच्चा बिना के है, यानी बच्चा बिना मदद के भी कर सकता है। संभावित का क्षेत्र ग्रीन वाला, और बच्चा बिना के है, यानी बच्चा किसी के बिना भी उसका विकास हो सकता है।
एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, बस जहाँ भी वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो संस्कृति, भाषा संस्कृति, भाषा और क्या, सामाजिक समाज, इस 3 पर डिपेंड है वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के खाली स्लेट, क्या, विकास के खाली स्लेट दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज एसोसिएट विद अ ब्लैंक स्लेट व्यू ऑफ डेवलपमेंट? मौर्य, मोंटेसरी, जॉन लोक, सोक्रेट या फिर प्लेटो? तो विकास के खाली स्लेट दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है वो है जॉन लोक, वो है जॉन लोक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन की 2 बुनियादी पूरक प्रक्रियाएं हैं। 2 बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशंस आर, अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अनुकूलन की 2 बुनियादी पूरक प्रक्रियाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। सोच और धारणा, सोच मतलब थिंकिंग और धारणा मतलब प्रिसेप्शन, क्या, प्रिसेप्शन। थर्ड, आत्म सात्करण और सहयोग यानी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, या बुद्धि और प्रेरणा यानी इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। तो फ्रेंड, अनुकूलन की जो 2 बुनियादी पूरक प्रक्रियाएं हैं वो 2 स्टेप हैं, 2 बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री है, वो क्या है? आत्म सात्करण और सहयोग, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? कौन सा पेयर इसमें मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है? डिसलेक्सिया स्नायविक विकार यानी डिसलेक्सिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये तो मैच कर रहा है डिसलेक्सिया स्नायविक विकार से मैच कर रहा है। डिसलेक्सिया न्यूरोलॉजिकल यानी पढ़ने लिखने से जो दिमाग से होता है न्यूरोलॉजिकल, मैच कर रहा है। हकलाना वाक विकार यानी स्टैमरिंग स्पीच डिसऑर्डर, यानी स्टैमरिंग और स्पीच डिसऑर्डर, हकलाना मतलब वाक बोलने से ही, स्पीच ये भी मैच कर रहा है। थर्ड, एडीपी दृश्य विकलांगता यानी एपीडी विजुअल डिसेबिलिटी, ये मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। एपीडी दृश्य विकलांगता मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताऊं, दिव्यांगजन, ये पिछली बार क्वेश्चन आया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, क्या, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निःशक्तता के 21 प्रकार हैं। 2016 में गवर्नमेंट ने एक अधिनियम पारित किया, किसके लिए? दिव्यांगजन के लिए। जो 21 प्रकार के दिव्यांगजन उसमें शामिल किए गए थे, उनकी पहचान एवं उपचार इस तरीके से की गई थी, एक पूरी तरह से लिस्ट बनाई हुई थी। और इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सब दिव्यांगता के प्रकार हैं। आँखों से दृश्य, पैरों से, हाथों से, कानों से, ये बैठने से, ये चलने से, मतलब 21 प्रकार की दिव्यांगजन जो लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरण में अहम केंद्रित होते हैं। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक एट डैश एंड डैश स्टेज। अमूर्त, सक्रियात्मक, संवेदी, पेशीय, फॉर्मल, ऑपरेशनल, सेंसी मोटर। ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट। ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल,
और ऑप्शन नंबर डी मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी संवेदी पेशीय और पूर्व सक्रियात्मक जो है वो चलन अहम केंद्रित होते हैं। वो कौन से चलन होते हैं? अहम केंद्रित चलन होते हैं। इनके जो स्टेज होते हैं, बार कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मूर्त सक्रियात्मक, संवेदी चालक और अमूर्त सक्रियात्मक की स्टेज कौन सी है, या इनको मैच करने के लिए आ जाता है, या इनकी स्टेज में कौन कौन अमूर्त सक्रियात्मक कौन सी स्टेज में होती है। तो फ्रेंड अगर मैं ये बताऊं तो संवेदी होता है जीवन से, मतलब जन्म से 3 साल तक, क्या जन्म से 3 साल तक। मैं पूर्व सक्रियात्मक की बात करूं तो पूर्व सक्रियात्मक 3 से 7 वर्ष तक, क्या 3 से 7 वर्ष तक पूर्व सक्रियात्मक। अगर मैं मूर्त सक्रियात्मक की बात करूं तो मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 तक, क्या 7 से 11 तक। और अगर मैं अमूर्त सक्रियात्मक की बात करूं तो अमूर्त सक्रियात्मक जो होती है वो 11 प्लस होती है, क्योंकि अमूर्त सक्रियात्मक में हम चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त प्रक्रिया में हम चिंतन करना प्रारंभ तो पहले से कर देते हैं, चिंतन के बारे में सोच विचार करने लग जाते हैं, उनके बारे में काम करना चालू कर देते हैं अपने चिंतन के बारे में। और मूर्त सक्रियात्मक जो है यहाँ से हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं, मगर चिंतन पर कार्य नहीं करते। चिंतन पर जो कार्य करते हैं वो अमूर्त सक्रियात्मक की स्टेज है जो 11 से प्लस है, और ये अमूर्त सक्रियात्मक की स्टेज जो है वो 7 से 11 है। ये 11 प्लस है, ये 3 से 7 है पूर्व सक्रियात्मक, और ये जन्म से 3 वर्ष है, क्या जन्म से 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका तो बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा व्यक्तिगत कारक नहीं है? क्या इन निम्नलिखित कारकों में से कौन सा व्यक्तिगत कारक नहीं है जो किसी व्यक्ति के अधिगम यानी सीखने में योगदान देता है? Which of the following factor is not the personal factor that contribute to learning of an individual? बौद्धिक कारक, मानसिक कारक, शिक्षक का व्यक्तित्व या भावनात्मक कारक। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शिक्षक का व्यक्तिगत यानी टीचर्स पर्सनैलिटी व्यक्तिगत कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के सीखने में योगदान देता है टीचर्स पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। टर्मन के 10 वर्गीकरण के अनुसार, क्या टर्मन के 10 वर्गीकरण के अनुसार कौन सी 10 रेंज बेहतर से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू टर्मन्स IQ क्लासिफिकेशन विच IQ रेंज इज रिलेटेड टू सुपीरियर? ऑप्शन नंबर है 140 से ऊपर अबव 140, 110 से 120, 90 से 110 या 50 से 70। तो फ्रेंड ये तो आपको भी पता होगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 110 से 120। एरिकसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में किसी व्यक्ति का मुख्य कार्य स्वयं की भावना विकसित करना है? यानी अकॉर्डिंग टू एरिकसन इन विच स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट द मेन टास्क ऑफ अ पर्सन इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ? खेलने की आयु है, प्ले एज है, युवा वयस्कता यंग अडल्टहुड, मध्य वयस्कता मिडिल अडल्टहुड, किशोरावस्था एडोलेसेंस। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है किशोरावस्था एडोलेसेंस। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में किसी व्यक्ति का जो मुख्य कार्य स्वयं की भावना विकसित करना होता है वो किशोर अवस्था में है। किशोर अवस्था अपने बारे में सोच विचार करना शुरू कर देता है कि मुझे अपने करियर को संभालना है, मुझे अपने घर वालों को लेकर चलना है, मुझे खुद अपने आप को ढालना है, अपने आप को संस्कृति समाजीकरण करना है। यानी ये मेरी संघर्ष और तनाव की अवस्था है, चिंतन की अवस्था है। मैं खुद इसमें अपने करियर के बारे में सोचता हूँ, अपने करियर के बारे में करूँगा। तो ये अपने आप स्वतंत्र रूप से आज़ाद होने की एक अवस्था है, और सोचने भी लग जाता है कि मैं एक स्वतंत्र हो गया हूँ किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जॉन डीवी के शिक्षण के तरीके निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित हैं? जॉन डीवीज मेथड ऑफ टीचिंग आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुनकर सीखना लर्निंग बाय लिसनिंग, रट्टे द्वारा सीखना लर्निंग बाय रूट,
करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, क्या बोलकर सीखना लर्निंग बाय स्पीकिंग। तो फ्रेंड जॉन डीवी का जो सिद्धांत है, जॉन डीवी का जो सिद्धांत है वो है करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग। पहले करो फिर सीखो, पहले करो जब भी अनुभव आएगा, जब अनुभव आएगा तो जब भी तुम सीख जाओगे, जब भी तुम दूसरों को, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो पहले हम सीखते हैं फिर हम उसको करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, पहले हम करते हैं फिर उसका हमें अनुभव आता है। तो यही जॉन डीवी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन, बच्चों की मातृभाषा चाइल्ड मदर टंग। हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश कोई भी भाषा जो किसी शिक्षक द्वारा जानी जाती है। एनी लैंग्वेज विच इज़ नोन बाय टीचर, या क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज। तो फ्रेंड आरटीई एक्ट 2009 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन, बच्चों की मातृभाषा चाइल्ड मदर टंग में होनी चाहिए। क्या बच्चों की जो मातृभाषा, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों की मातृभाषा में प्रारंभिक से लेकर मध्यम तक क्या बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। सेकेंडरी हमारी जो लैंग्वेज होती है वो माध्यमिक से या उच्च से सेकेंडरी यानी ऑप्शनल लैंग्वेज हो जाती है, जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये कहा गया है कि हमारी त्रिय भाषा है, एक हमारी मातृभाषा, दूसरी हमारी क्षेत्रीय भाषा और तीसरी हमारी किसी विदेशी भाषा जैसे कि अंग्रेजी भाषा। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2024 के लिए नया क्वेश्चन बनकर उभर सकता है त्रिय भाषा। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आपको थम्स अप का ये बटन दिखाई दे रहा है, इस पर जरूर लाइक कर देना। तो फ्रेंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पेपर भी याद करने में मज़ा आएगा, क्योंकि स्वस्थ के साथ ही पेपर अच्छा याद होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं होते तो हमारा ध्यान भी अपनी इस अस्वस्थता के ऊपर वो जाता रहता है, जिससे कि हमारा ध्यान भटकता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते। इसलिए स्वस्थ रहो, स्वस्थ पढ़ो, स्वस्थ के साथ सी टेट को क्रैक करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।